ओयो, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? हो सकता है एक होटल बुकिंग ऐप, लेकिन इसकी कहानी वो भारत की सबसे जबरदस्त बिजनेस कहानियों में से एक है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक कंपनी आसमान छूने के बाद जमीन पर आ गिरी और फिर राख से उठकर दोबारा शिखर पर पहुंची। तो सबसे बड़ा सवाल ही यही है ना, कि आखिर एक कंपनी जो 2300 करोड़ के घाटे में डूबी हुई थी, वो अचानक से प्रॉफिटेबल कैसे हो गई? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इसके पीछे है हिम्मत, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी और गलतियों से सीखने की कहानी। तो चलिए, इस पूरे सफर को ना हम 5 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। हम शुरू करेंगे रितेश अग्रवाल के शुरुआती दिनों से, फिर देखेंगे कि कैसे ओयो एक यूनिकॉर्न बना, फिर वो बड़ा संकट आया और फिर हुई वो जबरदस्त वापसी, और आखिर में इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है। तो कहानी शुरू होती है किसी बड़े शहर के बोर्डरूम से नहीं, बल्कि ओडिशा के छोटे से शहर रायगढ़ से। और हमारे हीरो हैं रितेश अग्रवाल, एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। रितेश अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, और हाँ, परिवार के ब्लैक शीप भी। मतलब बाकी सब पढ़ाई में अव्वल, एकदम सेट, और रितेश जिन्हें हमेशा कुछ अलग ही करना था। उनके परिवार ने भी शायद सोचा होगा कि चलो 3 बच्चे तो लाइन पर हैं, एक को अपने मन का करने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये कुछ अलग करने का जुनून वो बचपन से ही था। सोचिए, 7वीं क्लास में ही उन्होंने सिम कार्ड बेचना शुरू कर दिया था। फिर 11वीं में घर से दूर कोटा चले गए, सिर्फ इसलिए ताकि वो आजाद महसूस कर सके। और महज 17 साल की उम्र में अपनी पहली प्रॉपर कंपनी खोल दी, ओरावल स्टेज। तो ये तो थी शुरुआत। अब देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा आइडिया एक ग्लोबल फेलोशिप के सहारे $1 अरब की कंपनी यानी एक यूनिकॉर्न में बदल गया। रितेश अग्रवाल की एक बात मुझे बहुत सही लगती है। वो कहते हैं, अगर मुझे आज जो पता है उसका 20% भी पता होता तो मैं कभी कोशिश नहीं करता। मतलब कभी कभी ना भोलापन एक सुपर पावर होता है। जब आपको पता ही नहीं होता कि आगे कितनी मुश्किलें हैं, तो आप बस चल पड़ते हैं। और शायद इसी भोलेपन ने ओयो को खड़ा करने की हिम्मत दी। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, थील फेलोशिप। वो इसे पाने वाले पहले इंडियन बने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सैन फ्रांसिस्को गए और वहां जाकर 200 एंटरप्रेन्योर्स को कोल्ड ईमेल भेजे, बस उनसे मिलने के लिए। सोचिए जरा ये जुनून। इसी भागदौड़ में उनकी मुलाकात ज़ैपोस के फाउंडर टोनी शे से हुई, जिन्होंने उन्हें रहने की जगह भी दी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एक सपने जैसा। लेकिन अक्सर कहानियों में एक विलन की एंट्री होती है, और ओयो की कहानी में भी एक भयानक मोड़ आया। साल था 2019, और जो सपना था वो एक बुरे सपने में बदलने की कगार पर था। और ये संकट कितना बड़ा था, जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2016 में ओयो का घाटा था करीब 500 करोड़ रुपए, और सिर्फ 3 साल बाद 2019 में ये बढ़कर हो गया 2300 करोड़ रुपए। और मजे की बात यह कि ये सब कोविड आने से पहले हो रहा था। मतलब प्रॉब्लम बहुत गहरी थी। तो सवाल उठता है कि आखिर गलती हुई कहाँ? देखिए, ओयो ना बहुत तेजी से फैल रहा था, बस होटल जोड़ते जाओ। लेकिन इस जल्दबाजी में क्वालिटी पीछे छूट गई। मतलब एक ओयो और दूसरे ओयो की एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क था। कस्टमर्स को फोटो में कुछ और हकीकत में कुछ और ही मिलता था। और उधर होटल वाले भी परेशान थे, उनका भरोसा टूट रहा था, क्योंकि ये मॉडल उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रहा। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये एक कमबैक स्टोरी है, और यहां से शुरू होती है ओयो की शानदार वापसी। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जिसने कंपनी के टूटे हुए मॉडल को अंदर से ठीक किया। तो रितेश अग्रवाल ने क्या किया? उन्होंने एक 4 पॉइंट प्लान बनाया। सबसे पहले तो उन्होंने सीधा संवाद शुरू किया। हर महीने 100% होटल मालिकों के साथ टाउन हॉल मीटिंग, ताकि उनकी शिकायतें सीधे सुन सके। दूसरा, पेमेंट सिस्टम को ठीक किया, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तीसरा, शिकायतों के निपटारे के लिए एक तेज चैट सिस्टम बनाया। और चौथा, प्राइसिंग को स्मार्ट बनाया, मतलब पार्टनर्स को भी कीमत तय करने में शामिल किया। और इन सब में से एक बदलाव बहुत बड़ा गेम चेंजर था, पार्टनर्स की पेमेंट। पहले उन्हें महीने में 1 बार पैसे मिलते थे। अब जिन पार्टनर्स की रेटिंग 3.5 से ऊपर थी, उन्हें हर रोज पेमेंट मिलने लगी। सोचिए, एक छोटे होटल मालिक के लिए ये कितनी बड़ी बात है। कैश फ्लो सुधरा और साथ में टूटा हुआ भरोसा भी वापस आने लगा। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा आपके सामने है।
वो कंपनी जिसे एक जमाने में 2300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, उसी कंपनी ने वित्त वर्ष 24 की सिर्फ एक तिमाही में 158 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। है ना ये कमाल की वापसी? तो इस पूरे उतार चढ़ाव वाले सफर से क्या सबक मिलते हैं, चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। रितेश अग्रवाल की एक और बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। वो कहते हैं, अनुभव सस्ता है, चिंतन महंगा है। मतलब जिंदगी में एक्सपीरियंस तो सबको मिलते हैं, लेकिन रुककर उन पर सोचना, उनसे सीखना, वो असली चीज है। तो इस कहानी से जो सबसे बड़े टेकअवेज हैं वो क्या हैं? पहला, रेजिलियंस, मतलब मुश्किलों में टिके रहने की हिम्मत। दूसरा, अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स को सुनना हमेशा। तीसरा, भरोसा, जिसे बनाना मुश्किल है लेकिन दोबारा बनाना और भी मुश्किल। और आखिर में प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी है, सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागना काफी नहीं होता, एक मजबूत बिजनेस मॉडल होना ही चाहिए। और अब जाते जाते एक सवाल। हमने शुरू में भोलेपन की ताकत की बात की थी, तो जरा सोचिए, अगर किसी काम को करने से पहले उसके मुश्किल होने का डर मन से निकाल दिया जाए, तो ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती है जिस पर जीत हासिल की जा सकती है?